अच्छा, ये जो प्राइस एक्शन अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, नवंबर में हमारे पास एक करेक्टिव मूव आई है और ये है मंथली टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, जहाँ तक मार्केट ड्रॉप होने के बाद फिर ये बुलिश हुई है। तो अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिक प्राइस एक्शन है, इस टाइम में हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ थी, जो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो कि नवंबर में हुए थे पिछले साल 2024, 6 नवंबर को हुए थे गालिबन। तो अब जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस किसी भी मुल्क के होते हैं तो अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि इकॉनमी स्ट्रांग होती है नई हुकूमत के आने की वजह से। तो अगर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से यूएस की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, और डॉलर के अगेंस्ट जितने भी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जो उसके मुखालिफ चलती हैं तो वो सब वीक होंगी। तो गोल्ड भी उनमें से एक है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा। तो नवंबर के महीने में जब इलेक्शंस थे तो उस दौरान गोल्ड का जो ड्रॉप था वो बेसिकली इसीलिए हमें देखने को मिला था। तो लेकिन कोई ज़्यादा ड्रॉप बड़ा नहीं था। एक मंथ की कैंडल बेरिश बनी, अगले मंथ की कैंडल ऑलमोस्ट इनडिसाइसिव बनी, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, और ऑलमोस्ट जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज भी हो गई और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई। तो 2 महीने का ये था टेन्योर, और तीसरे महीने मार्केट फिर बुलिश हो गई थी। नवंबर दिसंबर बेरिश, फिर जनवरी 2025 से मार्केट बुलिश हो गई थी। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि इस जगह पे हमारे पास जो ये मंथली टाइम फ्रेम का हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास ऐसा कौन सा सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट जो थी वो बुलिश हुई थी। क्योंकि मंथली सिंपल फेयर वैल्यू गैप तो हमारे लिए सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीज़ होनी चाहिए जहाँ से मार्केट के चांसेस थे बुलिश होने के। और फिर उसके बाद हमें कैसे एविडेंस मिला कि हाँ जी अब मार्केट फर्दर बेरिश नहीं हो रही, अब मार्केट बुलिश हो रही है, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। मंथली के बाद आ जाते हैं 2 वीक चार्ट पे। टू वीक चार्ट पे आप देखें तो आपको यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट ने टैप करने के बाद यहाँ से बुलिश तो ज़रूर हुई है, लेकिन हमारे पास क्लियरली यहाँ पे कोई स्विंग हाई नज़र नहीं आ रहा। स्विंग हाई और स्विंग लो हमने जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इस तरह की फॉर्मेशन जब हमें नज़र आती है चार्ट पे तो इसको कहा जाता है स्विंग हाई, जहाँ पे सेंटर वाली कैंडल की हाईएस्ट पोजीशन होती है, फिर राइट पे भी हमारे पास हाई से कम वैल्यू होती है और लेफ़्ट पे भी कम वैल्यू होती है। इस तरह की पोजीशन बनती है तो इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। तो अभी ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में, ये अक्टूबर के महीने ने इसको टैप करने के बाद जब ये बुलिश हुई है तो यहाँ पे हमें कोई 2 वीक चार्ट पे कोई भी हमें स्विंग हाई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस प्राइस एक्शन से हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कोई ना कोई स्विंग हाई यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट पे देखें, जैसे ही हम आए तो हमें यहाँ पे स्विंग हाई नज़र आना शुरू हो गया। ये हमारे पास स्विंग हाई है और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप की जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि नहीं है, ना ही नीचे है ना ही ऊपर है, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो अब इस फेयर वैल्यू गैप को हम देखते हैं और किस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें नज़र आ गई है। 4 डे टाइम फ्रेम पे आ जाएं। 4 डे टाइम फ्रेम पे भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है जो स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करने का
बना हुआ है, जरिया बना हुआ है, तो ये सपोर्ट है हमारे पास 4 डे टाइम फ्रेम पे भी। और इधर ही अगर हम देख लेते हैं तो हमें 3 डे टाइम फ्रेम पे भी ये फेयर वैल्यू गैप है, जिसके अंदर मार्केट ट्रेड करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है ऊपर वाली जगह पे, और नीचे गालिबन नहीं है। 2 डे पे आ जाएं, 2 डे पे भी आपको नज़र आ रहा है कि फेयर वैल्यू गैप है, जो के रिजल्ट बना है स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करने का। ठीक है, और सुबह डेली पे आ जाएं तो डेली पे भी आपको ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट टैप करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। ठीक है, तो अब वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम तक हमारे पास 2 वीक पे भी था, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई क्लियर नहीं था। वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम तक हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, और इन सब सपोर्ट लेवल्स की जो बाउंड्रीज हैं वो भी डिफरेंट है। मतलब अगर हम ये सब को डिफरेंट कलर से मार्क करना शुरू कर दें तो आपको बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियरली आपको आइडिया हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास है वीकली, ताकि ज़रा हमें क्लियरली नज़र आ जाए, फिर हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएँ। फोर डे, थ्री डे, टू डे, और डेली। ठीक है, तो अब आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो ये सपोर्ट लेवल है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, इसकी डिफरेंट बाउंड्रीज हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये 3 डे का एरिया जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप करने के बाद रिएक्शन दिया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल सपोर्ट जो है वो किस तरीके का रोल प्ले कर रही है। लेकिन जो हमने कंक्लूजन जो ड्रॉ किया है वो कि मार्केट ओवरऑल अब बुलिश होने लगी है, उसके ऊपर भी हम आते हैं। अब डेली से स्टार्ट करते हैं हम। डेली का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है ये वाला, मार्केट ने इस एरिया को टैप किया, मार्केट ने इस एरिया के नीचे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देखें कि ये हमारे पास ये पहले विक आई है और विक के बाद यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए डेली टाइम फ्रेम को, लेकिन मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया। जब मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर क्या एक्सपेक्ट सपोर्ट बनना चाहिए, सपोर्ट बने।
बिल्कुल रिक्लेम सपोर्ट होना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे इसको रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे ट्रीट कर लिया, एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा भी कर लिया, ठीक है, बट तीसरी दफ़ा इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बना, रिक्लेम सपोर्ट हो गया, हमें पता चल गया अब ये लेवल सपोर्ट का है। तो अब अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर इसको या तो रेजिस्टेंस बनना चाहिए या फिर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए ना, ऐसे ही है ना। हमें फिर इस लेवल को जी ऐसा ही है, मद्देनजर नहीं रखना चाहिए जी। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आने के बावजूद भी मार्केट दोबारा इसके ऊपर आ गई और फिर सपोर्ट बना गई इसको। तो फिर आप कहेंगे यार ये पता नहीं ये क्या मजाक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है बंदे को कि भाई ये क्या बात हुई। मतलब रूल तो सिंपल होना चाहिए कि भाई सपोर्ट है, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बना, रेजिस्टेंस हो रिक्लेम सपोर्ट, और अब अगर नीचे ब्रेक हो रहा है तो बस अब इसकी जान छोड़ देनी चाहिए, अब जाए फिर कहीं और किसी और सपोर्ट में जाए, और नीचे सपोर्ट ये नज़र आ रही है अब यहाँ पे जाए, फिर ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट नज़र आ रहा है अब यहाँ पे जाना चाहिए, अब यहाँ पे इसको दोबारा अब यहाँ पे रिक्लेम करने का क्या तुक बनता है, ठीक है। आते हैं तो उस नतीजे पे भी हम पहुंच जाते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम 2 डे टाइम फ्रेम पे। 2 डे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने कुछ इसी तरह का काम किया कि मार्केट सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद 2 डे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है जो कि सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अगेन इसमें भी वही वाला लिमिटेशन है कि मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं किया हुआ। ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट टैप होती हुई नज़र आई, लेकिन वही वाली बात है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे स्विंग हाई भी मिल जाएगा, लेकिन 2 डे पे नहीं मिला। डेली पे था, डेली पे था, ये स्विंग हाई था, ये डेली का बेसिकली फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। तो 2 डे पे आ जाते हैं वापस जहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा 2 डे पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी, निचली सपोर्ट को टैप किया, तो अब ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसको रेजिस्टेंस नहीं बना पाई, तो फिर ये क्या होगा 2 डे टाइम फ्रेम रिक्लेम हो गया, रिक्लेम। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिक्लेम हो गया, यहाँ पे दोबारा रिक्लेम हो गया, और मार्केट ने फिर इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे भी हम अपने आप से यही सवाल पूछेंगे कि भाई ये क्या चक्कर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। तो अब फिर हम आ जाते हैं 2 डे के बाद 3 डे पे आ जाते हैं। थ्री डे टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट के पास ये लेवल सपोर्ट का है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग देने के बाद जब इसको रेजिस्टेंस नहीं बना पाई तो फिर अभी क्या हो जाएगा, रिक्लेम हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने इसको एक रिक्लेम किया, रिक्लेम करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, जो हमें डेली और 2 डे पे नीचे क्लोजिंग नजर आ रही है ना जी। तो इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो हमारे पास यहां पर 3 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, ये वैलिड है, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा बायस डेली और 2 डे की नीचे क्लोजिंग की वजह से बेरिश में अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। 3 डे की भी अगर क्लोजिंग नीचे आ जाती तो हम सारे टाइम फ्रेम्स बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं सब के ऊपर तसल्ली कर लेते, सब के ऊपर अगर हमें बेरिशनेस मिल जाती तो हम अपना बायस बेरिश शिफ्ट कर लेते। अदरवाइज ये एरिया हमारे पास एज अ रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे खड़ा है, वैलिड है। जब तक सारे टाइम फ्रेम्स जिनके ऊपर ये सपोर्ट का काम नहीं कर रहा था, जब तक सबके ऊपर वॉयलेट नहीं हो जाता, हम अपना बायस बेरिश नहीं करेंगे, ठीक है।
जी ठीक। तो अब मार्केट ने क्या लेटेस्ट किया, 3 डे टाइम फ्रेम पे हमें एविडेंस ये दे दिया कि भाई मार्केट तो इस एरिया को वॉयलेट नहीं कर पा रही, मार्केट ने विक्स क्रिएट कर दी हैं और उसके बाद मार्केट वापस इससे ऊपर जाके क्लोज हो गई है ये, तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश ही बुलिश है। ठीक है। जी। अच्छा, अब हम 3 डे के बाद आ जाते हैं 4 डे टाइम फ्रेम पे। और 4 डे टाइम फ्रेम ये है हमारे पास, यहाँ पे भी वही काम हुआ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस नहीं बना पाई, रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे काम किया, और इसको भी मार्केट वॉयलेट नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। तो रिक्लेम रह गया। तो अब ये देखें 3 डे का, आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है। 3 डे की क्लोजिंग हमें कब मिली है, यहाँ पे ऊपर जाके मिली थी ना 3 डे की क्लोजिंग। 3 डे जी की क्लोजिंग हमें मिली थी यहाँ पे 7 जनवरी को। ठीक है, 7 जनवरी वाली जो कैंडल है ना, इस पे मिली थी। अभी देख लेते हैं, 3 डे पे जाते हैं। ये देखें 3 डे की क्लोजिंग हाँ, हमें वहाँ यहाँ पे पे एक छोटी मिली सी है कैंडल थी। 6 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक की जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग के बाद हमें 3 डे पे कंफर्मेशन आई थी। ठीक है, पर 4 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास कंफर्मेशन कब आ गई थी, जो 1 जनवरी को कैंडल स्टार्ट हुई है और 6 जनवरी की रात को क्लोज हुई है, 7 जनवरी को तो ये बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो हमारे पास कंफर्मेशन 4 डे टाइम फ्रेम पे पहले ही आ चुकी थी 3 डे से। ठीक है, ऐसा ही है। 3 डे के ऊपर बाद में आई है कंफर्मेशन, और 4 डे के सपोर्ट लेवल की वजह से हमारे पास कंफर्मेशन पहले आ गई। ठीक है, समझ आ गई आपको? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हुआ, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस नहीं बना पाई, ऊपर चली गई, रिक्लेम किया, और फिर रिक्लेम ही किया, इसको वॉयलेट नहीं कर पाई। ठीक है, एंड इवेंचुअली हमारे पास मार्केट बुलिश हो गई। बुलिश हो गई। ठीक है, तो ये सारे टाइम फ्रेम्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें बायस का आइडिया लगाया जा सके कि क्या हमारा बायस बेरिश हुआ है या नहीं हुआ। एक टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन इज नॉट इनफ। ठीक है, और जिस वक्त आपको बायस क्लियर हो गया कि भाई मार्केट तो बुलिश है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ज्यादा से ज्यादा आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग पे आपको बुलिशनेस कंफर्म हो रही है। वो कैसे हो रही है वो भी उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश हो रही है इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये होता ना कि लेट पता चला है, लेकिन डायरेक्शन तो आपको पता चल गई ना। जी, डायरेक्शन तो पता चल गई। अदरवाइज तो आप ये देखें, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग आई हुई है, इसको मोमेंटम शिफ्ट कहा जाता है, और इतनी इतनी लंबी विक्स आ रही है यहाँ पे, हर बंदा यहाँ से सेल देख रहा था। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर से लग रहा है कि बहुत रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नहीं, इसमें तो अभी बेरिशनेस है ही नहीं है, वो ऐसे पता चलेगा। ठीक है, कोई लंबा काम तो नहीं था ना, या इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना, सिंपल काम था ना। जी बस जी, बहुत अच्छा। तो ट्रेडिंग सिंपल ही है, बस थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो जिस वक्त आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट जो है वो किस साइड
पे निकलना चाह रही है, किस साइड की लिक्विडिटी हंट करना चाह रही है। ठीक है, ठीक है उसमें। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने ये सपोर्ट लेवल तो दिखा दिया जिसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब आप लोगों ने जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि अब आप यहाँ पे ये देखें ये स्विंग लो मार्केट ब्रेक कर रही है ये वाला, ठीक है, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आई एम श्योर लोअर टाइम फ्रेम पे भी बेशुमार स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग्स आई होंगी और काफी सारी हमारे पास रेजिस्टेंस एरियाज भी क्रिएट हुए होंगे। ठीक है, तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम टिल 1 आवर टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम का एक स्क्रीनशॉट सेपरेटली बनाना है जिसमें आपने नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंसेस दोनों हाईलाइट करनी है। ठीक है, वीकली, 4 डे, 3 डे, 2 डे, डेली, 12 आवर, 8 आवर, 6 आवर, 4 आवर एंड 1 आवर, ये 9 स्क्रीनशॉट बनते हैं हर टाइम फ्रेम के। हर टाइम फ्रेम की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस इस एरिया की, इस प्राइस एक्शन की आप लोगों ने ऐसे अपने भाई पास जी इसकी डेट बता देते, मैं जरा लेट आया था वो बता देता हूँ। पता नहीं लगा। ये हमारे पास जो 2 सितंबर से लेके 27 जनवरी तक की बात है। 2 सितंबर से 27 से, ठीक हो। ठीक है, ये मैं असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 15, ये आप लोगों ने करनी है ओवर द वीकेंड, ये वाली असाइनमेंट। और जो मैंने आपको वीडियोस ऑलरेडी बताई हुई है वो आपने देखी हैं सब लोगों ने, या मैंने वो बोला था कि वीकेंड पे देखनी है? वीकेंड का बोला था जी, वीकेंड का बोला था लेकिन स्टार्ट एहसन भाई मैं तो देख लिया हमने, मैंने तो स्टार्ट धीरे-धीरे करके वो बहुत सारी वीडियोस देख ली मैंने। हाँ, वो सिर्फ देखनी नहीं है, नेटफ्लिक्स की तरह आपने नहीं ड्रामा देखना, वो आपने समझनी भी है साथ में। नहीं साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, लॉग बनाएं, नोट्स बनाएं, चीज़ों को बस अपने ज़हन में रखें। जी 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 ठीक है, तो जी अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोग ऑलमोस्ट आप लोगों का 3rd मंथ चल रहा है ना? जी 2 महीने पहले से लेके अभी तक आपके ख्याल में आप लोगों की कन्फ्यूजन्स में इजाफा हुआ है या कोई बेहतरी आई है? मुझे सिर्फ फीडबैक चाहिए आप लोगों से। काफी कमी हो गई, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो। एक एक करके बताएं, एक एक करके हैंड रेज कर लें 1 बाय 1, तो फिर मैं बताता हूँ, फिर जिसका नाम लूँ तो फिर वो बता दें। जी सईद भाई आप बताएं। एहसन भाई, जब
मैंने ये बैच स्टार्ट किया था तब मैंने एसएमसी के स्ट्रक्चर वगैरह पे काम किया था, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। हमें ट्रेंड का ही नहीं पता लगता था कि प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर कर देती थी, हम बेरिश हो जाते थे। और हम सेल करने की कोशिश करते थे, वो फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता था। और हम जिस पीओआई से बाय सेल करते थे, प्राइस उसमें नहीं आती थी जो हमने पड़े हुए थे। मतलब हम दो दो दिन वेट भी करते थे और हमें एंट्री भी नहीं मिलती थी। तो सही। जब से हमने ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया है तो नैरेटिव और बायस ही बदल गया मार्केट को देखने का। और हम इसको बैक टेस्ट करके देख रहे हैं, बल्कि हम कल ग्रुप मेंबर 12 बजे तक लगे रहे हैं रात। और हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं कि प्राइस खुद ही बता रही है हमें कि कहाँ से कहाँ जाना चाह रही हूँ, कहाँ से कहाँ जाना चाह रही हूँ। टोटल आप कह लें कि हमें समझ आनी शुरू हो गई है कि प्राइस बुलिश यहाँ से क्यों हुई थी। स्ट्रक्चर क्या बता रहा था, हम स्ट्रक्चर की तरफ तो अभी फिलहाल जा ही नहीं रहे। हमें सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप से इतना समझ आने लग गया है कि प्राइस कहाँ जाना चाह रही है। और सही है। हमें रेजिस्टेंस पे अपने टारगेट भी मिल रहे हैं कि यहाँ से जा रही है तो यहाँ तक जाना चाहिए उसको। ठीक है, जी चलो ज़बरदस्त। मुनीब भाई आप बताएं प्लीज़। हाँ जी एहसन भाई, काफी हद तक ना मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आने लगा। इससे पहले ना क्या होता था कि मार्केट अगर बुलिश हो तो पता नहीं चलती कब ये बेरिश हो जाएगी। अब ऐसा है कि अगर मार्केट मान लो हमने कोई प्रेडिक्शन की है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होनी चाहिए तो वहां से नहीं होती है, लेकिन अब हमें बयास बताने में टाइम नहीं लगता कि हाँ अब ये ऐसा यहाँ पे करनी चाहिए। हम्म, तो काफी हद तक बेहतरी आ गई है मार्केट समझने में, स्ट्रक्चर समझने में, और बयास बताने में अब टाइम नहीं लगता, वरना तो बयास बताना बहुत मुश्किल था इससे पहले। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का। चलो ज़बरदस्त। इरफान भाई। जी सर, पहले से काफ़ी बेहतर है। मेरा तो वैसे भी फर्स्ट टाइम है, तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। क्योंकि पहले तो यही होता था कि चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। पर जब ये एफजी वाला कंसेप्ट पढ़ा और जो आपने वो लेक्चर दिया तीसरे नंबर वाला अब हमको, उससे तो पता चल गया ट्रेड हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक लेनी है और कहाँ तक रहना है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा हो गया, बड़ी कमी हो गई है कन्फ्यूजन। चलो ज़बरदस्त। और कोई ऐसा बंदा है जो भी जिसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए या उसको रिवीजन की ज़रूरत है? कितने अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम असम भाई। सलाम। वालेकुम सलाम जी उसामा भाई। जी असम भाई, मैं बैच 3 में मैं देख रहा था वीडियोस, लेकिन वो ना एंड से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। मैंने फिर वो थोड़ी सी ना रिपीट से दोबारा से देखना शुरू की वीडियोस, तो मैं थोड़ा सा ना उसमें स्लो हुआ, तो इस वजह से मैंने बैच को भी ज्वाइन किया। अभी भी मैं देख रहा हूँ चीज़ें, लेकिन वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो इस वजह से बस मैं थोड़ा सा ना पीछे था बाकियों से। लेकिन होपफुली मैं मतलब थोड़े दिनों तक वो कवर कर लूँगा। वो चीज़ें भी कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी, वो मतलब दोबारा से देखी फिर वो। पीछे रह जाने में उसामा भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपने मतलब पढ़ी हैं वो हो सकता है आप कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ वीडियोस ना देख सके हों या सेशंस अटेंड ना कर सके हों, लेकिन जितने भी आपने अटेंड किए हैं वो क्लियर हैं, उसमें कोई जी मसला वो मसाइल तो क्लियर नहीं? है। जी वो क्लियर है, उसमें कोई मसला नहीं। चलें बेहतरीन। और कोई भाई किसी ने कोई बात बतानी हो? जी सर, सजाद बात कर रहा हूँ। जी अच्छा सजाद सर, जी मैंने पहले तो एसएमसी पढ़ी थी एक भाई से, तो उसने तो यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए तो वो ये कह रहे थे कि यार जो आपके ट्रेंड के लिए आप ट्रेंड में अगर लास्ट बुलिश कैंडल है तो यानी वो इंड्यूसमेंट को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज किया था। तो उसको अगर वो नेक्स्ट कैंडल जो है वायलेट कर देती है नीचे, तो आप समझ लें कि आपका जो है वो रिवर्सल वहाँ से स्टार्ट हो गया है। कंफर्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो है ना वो ट्रेड जो हमारी अगेंस्ट चली जाती थी कि जब वो इंड्यूसमेंट लेनी होती थी तो हम समझते थे कि ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो स्ट्रक्चर पे जो लेक्चर्स थे उनको पढ़ा देखा, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो। और उसके बाद फिर ऑर्डर फ्लो के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया नहीं था, वो पढ़ा। डिसीजन ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो पढ़े, तो उनसे तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं। फिर लास्ट में जो अब फेयर वैल्यू गैप्स, हमने तो यही पढ़ा था कि 3 कैंडल्स के बीच में अगर वो गैप है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही हमारा चेंज हो गया कि मार्केट को देखना कैसे, कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो सूटेबल है हमारे लिए, उसको देखना है, सिर्फ बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं।
और अब तो यानी वो मेरा कहना ये होता है कि यार चार्ट को देख के डर नहीं लगता कि अब ये करेगा क्या, कि समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि, और दूसरा जो हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले तो सुनते रहते थे कि अलाइनमेंट करनी है जी हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम, लेकिन वो उसका कोई आइडिया नहीं होता था यार कैसे करनी है। ठीक है। तो उस एक वो चीज़ भी बहुत क्लियर हुई है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ाहिर है अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ज़ाहिर है वो पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से तो मतलब पढ़ना जो 10% है, प्रैक्टिस जो 90% है। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ बैठ के वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंडली हमारे जो आपने 3 ग्रुप बनाए हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आमिर भाई के ग्रुप में, और वो बिल्कुल डेड, कोई बंदा कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आप मुझे दूसरे ग्रुप में शामिल कर दे, अब्दुल कुदूस भाई के ग्रुप में, तो आमिर भाई आई विल किधर बी हैं? वेरी अप्रिशिएटेड। आमिर आई भाई डोंट नो, किधर? आमिर कोई राब्ता नहीं, कोई हमारे में पता भी नहीं है कि हमारे ग्रुप में कौन कौन है कौन नहीं है। और अच्छा आज तक हमने एक सर भी मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। अच्छा मतलब आप लोगों ने बैठ के आमिर कोई भाई आपकी डिस्कस किया शिकायत आ हो या गई है। कुछ हो। सर वो ना मुझे खुद नहीं पता कि ग्रुप में कौन कौन है। मैं एक मैसेज करना चाह रहा था आज हाँ ही। मैं सोचा था कि ग्रुप में जाके ना एक टाइटल लगा दूं कि भाई ये टाइम रख लेते हैं, इसमें जो जो अटेंड करना चाहता तो आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, कौन कौन लोग। अच्छा, एक मिनट दे, यार सर मैं भी मैं यही देख इशू हो लेता रहा है हूँ, हमारा। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट ठहर जाए। मैंने आपके ना वो अटेंडेंस वाले उसमें डाला था ना, ग्रुप्स की डिटेल डाली थी। एक तो मैं हूं सर आमिर भाई। तो ये देखें, ये मेरे सामने ये 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, ये वाले। जी तो अब आमिर भाई का जो ग्रुप है ना, उसमें ये लोग हैं: मोहम्मद अली राजा, शहबाज खान, सजाद, माज, अशरफ, नवीद, असदुल्ला, नौशाद, आमिर गुलजार, नबील। ठीक है, ये बंदे हैं। इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग वैसे ये जो ये जो आपके पास ये जो पोल के रिजल्ट्स आते हैं, ये आप रिजल्ट्स देख सकते हैं ना इसके। ये देखें, अटेंडेंस पे पड़ा था ये आपका जो ग्रुप 3 लास्ट अटेंडेंस, ये अटेंडेंस में ना, ये अटेंडेंस से ऊपर पड़ा हुआ है, ये पीएम बैच 3 ग्रुप्स, ये वाला। इस पे अगर क्लिक करते हैं ना, तो डायरेक्टली आप इस पोल पे आ जाते हैं। और अगर आप वोट्स देख लें तो आमिर भाई का ग्रुप जो है वो ये है। सर ये 27 अगस्त था ना ये डेट? 27 अगस्त क्या है? पोल ये जो ये पोल हुआ था हमारा, वो आप इस पे क्लिक देख रहा कर, आप इस पे क्लिक करें ना, पीएम बैच 3 अटेंडेंस वाले एरिया में आए। ये देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखा तो रहा हूं मैं यहाँ पे। सर मैं वहां पे आके मैंने लेटेस्ट दिए ना अटेंडेंस, वहां पे क्लिक करके मैं इस वक्त चैट में लेटेस्ट अटेंडेंस पे नहीं क्लिक करना। 27 अगस्त की अटेंडेंस से ऊपर ग्रुप्स का लिंक पड़ा हुआ है, देखें लिखा हुआ है ये ग्रुप्स। आप स्क्रीन देख लें प्लीज, तो आपको नजर आ जाएगा। ये ग्रुप्स मिल गया। ये ग्रुप्स के सामने पीएम बैच 3 ज्वाइन हियर वाले लिंक पे क्लिक कर दें, आप डायरेक्ट पोल पे आ जाए। पहुंच गए सर, पहुंच गए। ठीक हो गया सर, मैं इन सबको इंडिविजुअली जो है कांटेक्ट करके तो फिर हम हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेशक, ये आप अपने ग्रुप का, या अगर आपको मेंबर्स नजर आ रहे हैं, अपने ग्रुप के रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं इस पोल के आपको? आ रहे हैं ना जी, आ रहे हैं। अच्छा बस सही है, ग्रुप मिल गया और उसमें लिस्ट नजर आ गई। बेहतरीन। इनको राब्ता कर लें, उनको बोलें कि भाई बन जाएं। ठीक हो। अच्छा अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ना, इसमें
चंद कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो रह गए हैं डिस्कस करने वाले, लेकिन वो जैसे कि फ्रॉम द डे वन हमारा तरीक़ेकार यही था कि आपको जैसे जैसे चीज़ें क्लियरली समझ में आती जाएंगी तो ही नेक्स्ट आपको जो चीज़ है ना वो बताई जाएगी। अब नेक्स्ट जो अभी आपके कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स जो रह गए हैं वो कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि जिनकी मदद से आप ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेड आप इन्हीं सारी चीज़ें जो आपको पढ़ा दी हैं ना अभी तक, उनसे भी आप बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं, आप नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, बायस सब निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इवन थोड़ी सी मज़ीद ज़िंदगी आसान करने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट्स मज़ीद है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स जब प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी से, आपको ये वाले चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन वी वुड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ रोक लूँगा अपने पास और आपको बताऊँगा नहीं, वो आपको पता चल जाएगी, लेकिन टाइम आने पे जब ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, ये नॉलेज आप डाइजेस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, देन तो जिसमें से जो चीज़ें जो आपको पढ़ाने वाली हैं वो कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पे इस हाई और इस हायर हाई को अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्वर के साथ, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसको एसएमटी डाइवर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, तो एसएमटी डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने गालिबन सुपर ऑर्डर ब्लॉक और सुपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये दो चीज़ें भी हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो ये हम करेंगे। तीन चीज़ें जो है हमने ये डिस्कस करनी है, एसएमटी डाइवर्जेंस, सुपर ऑर्डर ब्लॉक एंड सुपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो फ़िलहाल जो एसएमटी डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया कि जब भी मार्केट का गोल्ड का और सिल्वर का आपस में कोई डिस्कनेक्ट होता है तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है अभी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना चाह रही है। तो इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और क्योंकि डिस्कनेक्ट्स तो आपको हर जगह पे हर वक्त सिल्वर गोल्ड में मिलते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दफ़ा वो चलते हैं, कुछ दफ़ा वो नहीं चलते। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जगह पे वो वर्क करेंगे और कौन सी जगहों पे वो वर्क नहीं करेंगे, तो हम इन चीज़ों पे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसी को आप कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें, तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ठीक है, ओके सर। एहसन भाई, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी, आपने हमें फेयर वैल्यू गैप के कंसेप्ट में ना रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप पढ़ा दिया जिस तरह, पर हाँ। आपने असाइनमेंट में लिखा था इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें आ रही थी कि ये वही है कि मतलब इन्वर्जन नहीं हमने पढ़ा, आपने नहीं, प्रॉपर नहीं मैं हमें आपको बताया कि बताता हूँ। इन्वर्जन देखें, क्या। आपको जब मैंने बोला था ना कि एक फेयर वैल्यू गैप है वो सपोर्ट होता है, जब ब्रेक हो जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर ब्रेक ठीक है होकर रेजिस्टेंस ना बन सके तो रिक्लेम सपोर्ट बन जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही है। ये जब रेजिस्टेंस बनता है ना, इसको कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सही हो। ठीक है, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बनता है ना, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ठीक हो गया। और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप है रिक्लेम्ड सपोर्ट। रिक्लेम्ड हो गया, ठीक हो गया। बस वो नाम का थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई थी, हमने कहा पूछ रहे वो कोई बात कंसेप्ट रहना क्या हो। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है मंडे को। ये असाइनमेंट्स वगैरह कर लें, वीडियोस देख लें, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह फिर मंडे को करेंगे आपस में डिस्कस। ठीक है, ये एहसन भाई आएगी ना यूट्यूब पे, ये रिकॉर्ड हो गया था, मैं लेट आया था तो पहले वाला रह गया मेरा। हाँ, रिकॉर्ड हो गया। बस ठीक, थैंक यू। ओके सर, मान अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।